Hello aspirants, welcome to the Nimbus Academy for IS. I hope you're doing well. And today in continuation with your HAS Prelims Express series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा moments related to Mahatma Gandhi. But before starting the discussion, I would like to draw your attention towards some publications by Nimbus Academy. On the left, we have Himachal Pradesh Comprehensive HPGK book, जो हमें विद कलर्ड मैप्स एंड माइंड मैप्स देखने को मिलती है. देन इन द मिडल वी हैव हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन बैंक बुक, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बोथ एट द बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल. देन ऑन द राइट वी हैव हिमाचल प्रदेश सीसैट बुक, जिसमें आपको प्रीवियस 8 ईयर्स के सॉल्व पेपर देखने को मिलते हैं सीसैट के. तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू द मोमेंट्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी. बट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम क्विकली से एक बार महात्मा गांधी से रिलेटेड टाइमलाइन देख लेते हैं, टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू महात्मा गांधी. एज वी नो, महात्मा गांधी का बर्थ हमें 2 अक्टूबर 1869 को देखने को मिलेगा पोरबंदर में, गुजरात में. देन 1888 में महात्मा गांधी लॉ करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं. देन इन 1893 ही गोज टू साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी क्यों जाते हैं? टू हैंडल द केस ऑफ दादा अब्दुल्ला. टू हैंडल द केस ऑफ दादा अब्दुल्ला, ये नाम आपको ध्यान में रखना है. यहां से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पर्सनालिटी का केस हैंडल करने के लिए महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं. तो हमारा आंसर रहेगा दादा अब्दुल्ला. देन 1915 में आफ्टर 21 ईयर्स महात्मा गांधी की एंट्री देखने को मिलेगी वापस कहां? इंडिया में. एंड ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. एंड देन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का असैसिनेशन करवा दिया जाता है. किसके द्वारा? नाथुराम गोडसे. तो ये एक टाइमलाइन थी महात्मा गांधी से रिलेटेड, जो हमने क्विकली डिस्कस कर ली. अब स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. की पॉइंट्स इंट्रो ही है महात्मा गांधी से रिलेटेड, जो मैंने अभी डिस्कस की. जैसे ही वॉज बोर्न इन 1869, देन ही डाइड इन 1948, and he returns to India on 9th of January 1915. और इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज प्रवासी भारतीय दिवस. He returns after 21 years. फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, आफ्टर 21 years from South Africa to India. And in South Africa he developed his strategy of सत्याग्रह. नाउ डिस्कस कर लेते हैं फिलॉसफी ऑफ द सत्याग्रह. तो सत्याग्रह के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, ट्रुथ फोर्स, देन नॉन वायलेंस एंड सर्वोदया. सर्वोदया का मतलब है वेलफेयर ऑफ द ऑल. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मूवमेंट रिलेटेड टू महात्मा गांधी जो हमें देखने को मिलेगी, चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान में रखना है, यहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि हु इनवाइटेड महात्मा गांधी फॉर द चंपारण सत्याग्रह. तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, राजकुमार शुक्ला के द्वारा इनको इनवाइट किया जाता है. तो स्टार्ट कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह. जो चंपारण प्लेस है हमें कहां देखने को मिलता है? बिहार में. और यहां इशू क्या देखने को मिलता है? तो जो यहां पे इशू हमें देखने को मिलता है वो होता है तीनकठिया सिस्टम. तीनकठिया सिस्टम. अब इस सिस्टम के अंदर जो कल्टीवेटर्स थे या पीजेंट्स थे, उनको फोर्स किया जाता था बाय यूरोपियन प्लांटर्स. किस चीज के लिए? टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन 3/20th ऑफ देयर लैंड. और उस इंडिगो को एक फिक्स्ड एंड लो प्राइसेस पे बेचा जाता था. तो इससे जो यहाँ के पीजेंट्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे. और राजकुमार शुक्ला के द्वारा, ठीक है, इनके ग्रीवेंसेस को टैकल करने के लिए राजकुमार शुक्ला के द्वारा गांधी जी को इनवाइट किया जाता है.
नाउ जब गांधी जी चंपारण आते हैं, ही कंडक्टेड ए डिटेल्ड इंक्वायरी, और जब ये अपनी इंक्वायरी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, ही वॉज आस्क्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू लीव दैट प्लेस, बट महात्मा गांधी डिफाइज दैट ऑर्डर, एंड दिस डेयरिंग एक्ट और डिफाइंग द ब्रिटिश ऑर्डर अर्न्स हिम अ वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट। उसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। फाइनली जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो प्रेशर में आके उनके द्वारा एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाता है, जिसके महात्मा गांधी भी हमें एक मेंबर देखने को मिलते हैं। और वहां पे महात्मा गांधी के द्वारा जो डिटेल इंक्वायरी की गई थी, ठीक है, उसको सबमिट करवाया जाता है इस कमीशन के अंदर, इंक्वायरी कमीशन के अंदर। तो फाइनली हमें चंपारण एग्रीरियन एक्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये जो आपका तीन कथिया सिस्टम है, इसको फाइनली अबॉलिश कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमसे कई बार एग्जाम में जो वेरियस ये आपको सत्याग्रह मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, उनसे रिलेटेड ये एसोसिएटेड लीडर्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो जो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड या एसोसिएटेड लीडर्स हैं, जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई एंड ब्रजकिशोर प्रसाद। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। मूव करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ, जो आपको देखने को मिलेगी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। जैसे नाम से हम पता लगा सकते हैं ये इंसिडेंट हमें कहां देखने को मिलेगा, अहमदाबाद में। और यहां पे इशू क्या देखने को मिलता है, तो यहां आपको दो इशू देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं, फर्स्ट वन इज प्लेग बोनस एंड सेकंड वन डिमांड ऑफ वेज हाइक बाय वर्कर्स। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1917 में हम देखते हैं कि इस एरिया को एक प्लेग हिट करता है, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो आपके ओनर्स होते हैं, वो अपने स्टाफ को रिटेन करने के लिए, जो आपके ओनर्स देखने को मिलते हैं, मिल ओनर्स, वो अपने स्टाफ को प्लेग के टाइम में रिटेन करने के लिए उनको एक बोनस ऑफर करते हैं, जिसको कहा जाता है प्लेग बोनस। नाउ दिस बोनस वाज 75% ऑफ देयर सैलरी, क्लियर। बट आफ्टर सम टाइम इस बोनस को विदड्रॉ कर लिया जाता है बाय द मिल ओनर्स। नाउ सेकंड जो हमने कॉज देखा था, वो देखा था डिमांड ऑफ वेज हाइक बाय द वर्कर्स। नाउ व्हाई दे वर डिमांडिंग द वेज हाइक? They were demanding the wage hike due to the high inflation introduced in India due to World War I। और सेकेंड रीजन क्या था, जो प्लेग बोनस को विदड्रॉ कर लिया था बाय मिल ओनर्स, वो हमें सेकेंड रीजन देखने को मिलता है इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का। तो फाइनली जो आपके वेज हाइक की डिमांड कर रहे होते हैं वर्कर्स, द वर्कर्स वर डिमांडिंग अ वेज हाइक ऑफ 50%, वाइल जो ओनर्स थे वो कितना वेज हाइक प्रोवाइड कराने के लिए तैयार थे, सिर्फ 20%। तो यहां पे एंट्री देखने को मिलेगी हमें महात्मा गांधी की, जो एक एज ए मेडिएटर का रोल प्ले करेंगे बिटवीन द वर्कर्स एंड द ओनर्स। महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पे डिसिप्लिन्ड नॉन वायलेंट स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, और इवन महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पे फास्ट अनटू डेथ रखा जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एक्शंस हमें क्या देखने को मिलता है, फाइनली एक सेटलमेंट देखने को मिलती है बिटवीन बोथ द पार्टीज, वर्कर्स के बीच में एंड ओनर्स के बीच में। जैसा कि मैंने बताया, वर्कर्स डिमांड कर रहे थे 50% वेज हाइक, वाइल जो ओनर्स थे वो कितना प्रोवाइड करना चाह रहे थे, 20%। बट बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी एक सेटलमेंट देखने को मिलता है दोनों पार्टीज के बीच में, और जो फाइनली एक्सेप्टेड सेटलमेंट देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हमें 35% वेज हाइक। तो ये था आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसको फाइनली रिजॉल्व कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा।
तो यहां जो इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड लीडर्स आपको ध्यान में रखने हैं, अनसुईया साराभाई, देन शंकरलाल बैंकर, ये आपको इंपॉर्टेंट लीडर्स ध्यान रखने हैं इस मूवमेंट से। क्लियर? ये फर्स्ट वो आपको मूवमेंट देखने को मिलती है जहां गांधी जी के द्वारा फास्ट अनटू डेथ हंगर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की जाती है। क्लियर? मूव करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास मूवमेंट है वो है आपके पास खेड़ा सत्याग्रह। ये आपको गुजरात में एक प्लेस देखने को मिलता है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। अब यहां पे इश्यू क्या होता है? यहां पे जो इश्यू होता है वो होता है आपके पास क्रॉप फेलियर का, क्रॉप फेलियर ड्यू टू प्लेग एंड फेमाइन। तो जो हमें क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है, उसके बावजूद जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, इट वॉज डिमांडिंग द फुल लैंड रेवेन्यू। बावजूद इसके कि जो क्रॉप है वो फेल कर जाती है, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो पीजेंट से फुल लैंड रेवेन्यू को डिमांड कर रही होती है। तो ये जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है, ये जो बिल्कुल स्टार्ट है वहां पे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और किसके अंडर लीड किया जाता है? स्टार्ट में लोकल लीडर नेम मोहनलाल पांड्या, जिनको दुंगली चोर भी कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि किस पर्सन को एज अ दुंगली चोर के नाम से जाना जाता है। दुंगली चोर मतलब ओनियन थीफ, तो मोहनलाल पांड्या। तो फाइनली जब महात्मा गांधी की इस मूवमेंट में एंट्री होती है, ही सपोर्टेड द फार्मर्स डिमांड। और ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज जो आपके पास एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कोड देखने को मिलता है उस समय पे, उसके अंदर एक प्रोविजन होता है कि अगर जो क्रॉप यील्ड है, अगर क्रॉप यील्ड आपको लेस देन 25% ऑफ द नॉर्मल यील्ड देखने को मिलता है, तो उस केस में ये जो रेवेन्यू है, ये टैक्स रेवेन्यू है, उसको रेमिट कर दिया जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। दो देयर वर क्लियर एविडेंसेस ऑफ क्रॉप फेलियर, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो प्रेस कर रही थी फॉर द फुल लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो फाइनली महात्मा गांधी जी के द्वारा यहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, एंड ही एनकरेजेस फार्मर्स टू विदहोल्ड द टैक्स। वो फार्मर्स को टैक्स पे करने से मना करते हैं। And he emphasized on discipline and non-violent resistance. Now, due to these actions, हम क्या देखेंगे कि फाइनली जो गवर्नमेंट होती है वो डिमांड को मान लेती है, और जो टैक्स डिमांड कर रही होती है गवर्नमेंट्स को फाइनली सस्पेंड कर दिया जाता है, एंड ओनली दोज फार्मर जो टैक्सेस पे कर सकते थे उन्हें टैक्स पे करने के लिए कहा जाता है। तो यहां जो इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड लीडर्स हैं वो है आपके पास सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। तो ये हमें लीडर्स इस मूवमेंट से रिलेटेड ध्यान में रखने हैं। मूव करते हैं आपकी नेक्स्ट सत्याग्रह की तरफ, जो है सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट ये आपको देखने को मिलेगा 1919 में। ये एक ड्रैकोनियन लॉ लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज विदाउट ट्रायल। ये जो आपके पास रॉलेट एक्ट था, इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर्स दी गई थी, एंड दे कुड डिटेन अ पर्सन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। तो 2 साल के लिए किसी पर्सन को विदाउट किसी ट्रायल के डिटेन किया जा सकता था। एंड इसके अलावा जो आपको एक रिट देखने को मिलती है हैबियस कॉर्पस की, उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है अंडर दिस रॉलेट एक्ट। तो हम देख लेते हैं नाउ अगेंस्ट दिस एक्ट महात्मा गांधी का क्या रोल रहता है। फर्स्टली ही कॉल्ड फॉर ए नेशनल वाइड हड़ताल ऑन 6th of April 1919। डेट हमें ध्यान में रखनी है। देन ही अर्ज्ड पीपल टू ऑब्जर्व सिविल डिसोबीडियंस। देन ही लॉन्च्ड अ सत्याग्रह सभा। और किस प्लेस पे लॉन्च की जाती है ये? बॉम्बे पे। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सत्याग्रह सभा है महात्मा गांधी के द्वारा कहां लॉन्च की जाती है, तो आपके पास आंसर रहेगा बॉम्बे।
क्लियर। देन महात्मा गांधी जब पंजाब की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है 10 अप्रैल को। कहां पे? पलवल में। ये आपके पास हरियाणा में एरिया है। ये भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जब महात्मा गांधी पंजाब की तरफ मूव कर रहे थे तो उन्हें कौन से प्लेस पे अरेस्ट कर लिया गया था? आपके पास आंसर होगा पलवल। अब जैसे ही महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, हमें मेनली पंजाब में और बॉम्बे में कुछ वायलेंट एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। नाउ फाइनली 1922 में इस एक्ट को रिपील कर दिया जाता है। 1922 में इस एक्ट को तो रिपील कर दिया जाता है, बट इन बिटवीन हमें बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट या इवेंट्स देखने को मिलते हैं। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये यहां पे हमें देखने को मिलता है 13 अप्रैल 1919 को। यहां पे जो आपके पास जनरल रेनाल्ड डायर हैं, उनके द्वारा ऑर्डर किया जाता है टू फायर ऑन ए पीसफुल गैदरिंग। और ये पीसफुल गैदरिंग हमें क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज 10 अप्रैल को पंजाब के जो दो बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसी दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट। तो ये इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी इस गिरफ्तारी के खिलाफ ही लोग गैदर हुए होते हैं। कहां पे? जलियांवाला बाग में। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। मूव करते हैं, नेक्स्ट आपके पास है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के हमारे पास मल्टीपल रीजन देखने को मिलते हैं। वन बाय वन देख लेते हैं वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाती है अगस्त 1920 में बाय महात्मा गांधी। और ये कब तक देखने को मिलेगी हमें? 12 फरवरी 1922 को इसको फॉर्मली विदड्रॉ कर दिया जाता है बाय महात्मा गांधी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो वेरियस रीजन डिस्कस कर रहे थे हम फॉर लॉन्चिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्ट वन आपको देखने को मिलता है जो मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स होते हैं, उससे जो इंडियंस होते हैं काफी डिसपॉइंटेड होते हैं। सेकंड वन जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया, रॉलेट एक्ट, द हीनियस रॉलेट एक्ट। देन नेक्स्ट वन आपको देखने को मिलेगा खिलाफत मूवमेंट। और जो हमें जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट देखने को मिलता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इन रीजन की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाती है कांग्रेस के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा इन 1920 अगस्त में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अचीव द स्वराज, टू अचीव स्वराज। अब इस मूवमेंट के अंदर जो हमें मेन की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? एक तो आपको बॉयकॉट देखने को मिलेगा ऑफ द ब्रिटिश गुड इंस्टीट्यूशंस, टाइटल्स, ऑफिसेज। देन रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट पोस्ट देखने को मिलेगा। प्रमोशन ऑफ द इंडिजीनियस गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड आर्बिट्रेशन कोर्ट्स देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं रिलेटेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बात कर लेते हैं विड्रॉल ऑफ दिस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का विड्रॉल हमें क्यों देखने को मिलता है? तो जैसे मैंने आपको बताया आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट हमें 4 फेब को देखने को मिलता है। यूपी में ये प्लेस है, वहां पे इंसिडेंट देखने को मिलता है जहां पे एक उग्र भीड़ के द्वारा एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है जिसमें सेवरल पुलिसमैन मारे जाते हैं। तो आफ्टर दिस इंसिडेंट महात्मा गांधी होते हैं वो इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। और मूवमेंट को वापस लेने के पीछे उनका रीजन क्या होता है कि जो नेशन है इजंट रेडी फॉर द नॉन वायलेंस। जो हमारा देश है वो अभी नॉन वायलेंस के मेथड को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये फाइनली हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल देखने को मिलता है 12 फरवरी को। इससे रिलेटेड मूवमेंट से रिलेटेड जो वेरियस लीडर हैं, मोतीलाल नेहरू आपको देखने को मिलेंगे, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। देन वी हैव मौलाना अबुल कलाम आजाद, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स से आपके पास एक क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है। दे वर मेन लीडर और प्रोमिनेंट लीडर्स रिलेटेड टू द खिलाफत मूवमेंट। तो आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खिलाफत मूवमेंट है, ठीक है, इसको लॉन्च करने वाले जो मेन हमारे पास लीडर्स थे वो कौन थे? तो आपको देखने को मिलेंगे अली ब्रदर्स। देन अदर लीडर्स रिलेटेड दिस मूवमेंट वर लाला लाजपत राय, राजगोपाल चारी।
अब इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें यहाँ पे एक मास मूवमेंट देखने को मिलती है फ्रॉम द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा हमें हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी भी देखने को मिलती है फॉर ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ एक सिग्निफिकेंस होती है हमारे पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। नेक्स्ट आपके पास मूवमेंट देखने को मिलेगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का रीजन क्या देखने को मिलेगा आपको? फर्स्ट वन, फेलियर ऑफ द साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1927 में। 1928 में इंडिया में पहुंचता है और 1930 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कराता है। तो ये जो रिपोर्ट थी ये किस चीज से रिलेटेड थी? जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, इट वाज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन द नियर बाई फ्यूचर अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। तो इंडिया के फ्यूचर में जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए इसके अंदर वेरियस प्रोविजन या सुजेशंस किए गए थे अंडर द साइमन कमीशन। देन जो सेकंड आपको देखने को मिलेगा लाहौर सेशन देखने को मिलेगा। यहां पे जो डोमिनियन स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट था, डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड कर रही थी कांग्रेस पहले, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। अब जो कांग्रेस का एम रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है बाय द कांग्रेस। तो ये हमें रीजन देखने को मिलते हैं ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय डिफाइंग स्पेसिफिक अनजस्ट लॉज थ्रू द नॉन वायलेंट मीन्स। इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर हमें एक फेमस इवेंट देखने को मिलता है जिसका क्या नाम है? की इवेंट डांडी मार्च। यहां से बहुत से फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डांडी मार्च है किस डेट को स्टार्ट होता है और किस डेट को एंड होता है। तो जो डांडी मार्च है आपको स्टार्ट देखने को मिलेगा 12 ऑफ मार्च को और ये खत्म कब होगा? 6 ऑफ अप्रैल को। तो महात्मा गांधी अपने 78 फॉलोअर्स को लेके, ठीक है, मार्च करना स्टार्ट करते हैं। कहां से? साबरमती से लेके डांडी तक। डांडी एक कोस्टल एरिया देखने को मिलता है गुजरात की कोस्ट पे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो आपके पास डांडी मार्च है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था 1882 का ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट। अब इस सॉल्ट एक्ट के अंदर जो मोनोपोली थी साल्ट को लेके वो किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास। रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द साल्ट। तो साल्ट की मोनोपोली किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास, बोथ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड सेल। और जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके द्वारा साल्ट के ऊपर बहुत ही हाई टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। अब गांधी जी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही हाईली अनफेयर प्रैक्टिस थी। इट वाज ए हाईली अनफेयर प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इंडियंस। तो महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं इस एक्ट को डिफाई करने का। तो ये साबरमती से मार्च स्टार्ट करते हैं डांडी तक और फाइनली 6 ऑफ अप्रैल को समुद्र तट के किनारे इनके द्वारा नमक बना के इस एक्ट का उल्लंघन कर दिया जाता है। और जैसे ही महात्मा गांधी के द्वारा ये साल्ट बनाया जाएगा डांडी की कोस्ट पे या डांडी के एरिया में, इट ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड सिविल डिसओबीडियंस अक्रॉस द इंडिया। तो अक्रॉस द इंडिया हमें एक वाइड स्प्रेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब अंडर दिस सिविल disobedience movement we will see mass production of the illegal salt, boycott of foreign clothes and liquor shops, no tax campaigns देखने को मिलेंगे, protest against forest laws, defiance of section 144। तो ये वेरियस एक्ट देखने को मिलेंगे आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट बाय महात्मा गांधी। देन जो नेक्स्ट इवेंट हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा गांधी इरविन पैक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये था कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको
गांधी जी के द्वारा रिकॉल कर लिया जाए। सेकंड, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कस करने के लिए आपको लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलती है। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो कांग्रेस के द्वारा अटेंड नहीं की जाती। अब ब्रिटिशर्स अच्छे से समझते हैं कि जो कांग्रेस है एक इंपॉर्टेंट और हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी है इंडिया में, तो उसकी पार्टिसिपेशन को एंश्योर करने के लिए हमें गांधी इवेंट पैक्ट देखने को मिलता है 5 मार्च 1931 को। और फाइनली कांग्रेस के द्वारा जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड की जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। देन ये जो आपके पास सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसकी जो टॉक्स होती हैं ये सक्सेसफुल नहीं रहती हैं। तो जब महात्मा गांधी वापस इंडिया आते हैं वो फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे और इवन वो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, बट इसका हमें एज सच इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा जो हमें मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का देखने को मिलता है। तो फाइनली 1934 में महात्मा गांधी के द्वारा ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको फाइनली रिकॉल कर लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इससे एसोसिएटेड लीडर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड, वल्लभ भाई पटेल। और ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि हु लीड द धारसना साल्ट वर्क्स रेड। तो धारसना साल्ट वर्क्स पे रेड किसने लीड की थी? तो पर्सनैलिटीज का नाम ध्यान में रखना आपने, सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब एंड मनीलाल। देन अनदर जो अदर लीडर्स हैं रिलेटेड टू दिस मूवमेंट, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, केलप्पन पिल्लई। तो ये वेरियस लीडर्स होते हैं जो आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो उस मूवमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? हमें एक मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है फ्रॉम द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग वीमेन एंड यूथ। तो ये इस मूवमेंट को आपका सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ जो है आपके पास क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमें देखने को कब लॉन्च की जाती है? क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके पास एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब इसकी मूवमेंट की डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रीजन था कि हमें क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिलती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको रीजन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ऑफर द लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। अंडर द क्रिप्स मिशन प्रोविजन था टू प्रोवाइड इंडियंस डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। बट जैसा कि हम जानते हैं आफ्टर 1929 की जो लाहौर रेजोल्यूशन थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस के द्वारा साफ कर दिया गया था कि हम डोमिनियन स्टेटस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो कांग्रेस का गोल रहेगा वो रहेगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो फाइनली कांग्रेस के द्वारा 8 अगस्त 1942 को एक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास कराई जाती है। कौन से प्लेस पे? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्वालियर टैंक इन बॉम्बे। और यहां पे महात्मा गांधी जी के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दी जाती है जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन देखने को मिलेगा हमें, एंड दैट स्लोगन वाज डू और डाई। देन बात करते हैं नेचर ऑफ द मूवमेंट। तो जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की जाती है 8 अगस्त को, तो 9 अगस्त की सुबह होने से पहले 9 अगस्त की सुबह होने से पहले जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि किन किन प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ द मूवमेंट के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि लीडर्स को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ प्लेसेस के ऊपर आपको वायलेंट एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं। हमें मास प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज भी किया जाता है बाय द फ्रीडम फाइटर्स। देन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट्स। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैरेलल गवर्नमेंट्स कहां कहां पे सेट की जाती हैं? सतारा में देखने को मिलेगी आपको, बलिया में एंड देन तामलुक में।
अब ऑब्जेक्टिव क्या था पैरेलल गवर्नमेंट्स को सेट करने का ड्यूरिंग दिस मोमेंट? तो ऑब्जेक्टिव था टू शो द ब्रिटिशर्स कि इंडियंस आर कैपेबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री। तो इसीलिए पैरेलल गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश की जाती हैं अक्रॉस द वेरियस प्लेसेस बाय वेरियस लीडर्स। फॉर एग्जाम्पल बलिया में बाई चिट्टू पांडे। देन ब्रिटिश रिस्पॉन्स, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हार्डली और ब्रूटली इस मूवमेंट को सप्रेस करते हैं एंड कहा जाता है ओवर 10,000 पर्सन्स की डेथ देखने को मिलती है एंड ओवर 1 लाख वर अरेस्टेड। तो ये हमें ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है रिगार्डिंग दिस मूवमेंट। एसोसिएटेड लीडर्स में जैसे मैंने बताया कि जैसे ही मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है जो प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहां पे जैसे महात्मा गांधी आपको देखने को मिलेंगे, ही वाज इम्प्रिजन्ड एट आगा खान पैलेस। जवाहरलाल नेहरू को कहां पे? अहमदनगर फोर्ट में। वल्लभ भाई पटेल अरेस्टेड, आजाद ही वाज अरेस्टेड। अब यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज ये जो लीडर हैं ये अंडरग्राउंड होके ऑपरेट करते हैं ड्यूरिंग दिस क्विट इंडिया मूवमेंट, जब ब्रिटिशर्स के द्वारा मल्टीपल अरेस्ट किए जा रहे होते हैं इंडियन के प्रोमिनेंट लीडर्स के। तो सबसे पहले आपको जेपी नारायण का नाम ध्यान में रखना है, देन राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता। इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ लेता है, शी ऑपरेटेड ए सीक्रेट रेडियो स्टेशन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहां पे इट डिमॉन्स्ट्रेटेड द डीप सीटेड डिजायर फॉर द इंडिपेंडेंस अमंग द इंडियंस। तो ये हमें क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिलती है। कंक्लूड कर लेते हैं ऑफ द गांधीज एंड्यूरिंग लेगेसी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन मूवमेंट से रिलेटेड वो हमें क्या देखने को मिलेगा? फर्स्टली यूनिक स्ट्रेटजी ऑफ महात्मा गांधी। Here we see the success of non-violent satyagraha against a powerful colonial empire. Then mass mobilization देखने को मिलती है हमें, mass participation देखने को मिलती है from the various sections of the society. And Mahatma Gandhi transformed Congress from an elite body into a mass organization. तो ये पॉइंट हमें यहां से ध्यान में रखना है। देन दीज मूवमेंट्स वीकेंड द ब्रिटिश अथॉरिटी और फाइनली हमें इंडिया की इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है ऑन 15th of August 1947। बात कर लेते हैं आफ्टर इंपैक्ट ऑफ गांधीयन लेगेसी। तो इट इंस्पायर्ड सिविल राइट मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल बात कर लें मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन यूएसए एंड साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला। तो ये हमें महात्मा गांधी की लेगेसी देखने को मिलती है। यहां जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जो भी मैंने फैक्ट्स डिस्कस किए वो आपको ध्यान में रखने हैं, और दूसरा मैंने बताया कि जो एसोसिएटेड लीडर हैं इन मूवमेंट्स से वो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डेट्स तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट हमें याद होना चाहिए। तो जो हमारा आज का डिस्कशन था यहीं तक का था। अब हम एक न्यू क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Hello aspirants, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today in continuation with your HCS Prelim Express series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपके पास रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। But before starting the discussion, I would like to draw your attention towards some publications by Nimbus Academy. On the left, we have Himachal Pradesh Comprehensive GK book, जो आपको विद कलर्ड मैप्स एंड माइंड मैप्स देखने को मिलती है। देन इन द मिडल वी हैव हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन बैंक बुक, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बोथ एट द बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल।
देन ऑन द राइट वी हैव हिमाचल प्रदेश सीसैट बुक, जिसमें आपको प्रीवियस 8 ईयर्स के सॉल्व पेपर देखने को मिलते हैं सीसैट के। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो रहेगा रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की बात करें तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेथड ऑफ वर्किंग क्या देखने को मिलेगा, और व्हाट वर द वेरियस कॉजेज जिसकी वजह से हमें राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म देखने को मिलता है इंडिया में। देन उसके बाद हम मल्टीपल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज या इवेंट्स या एसोसिएशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। बात करें रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्टिव्स की, तो यहां जो मेन ऑब्जेक्टिव या इसका कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा अडॉप्शन ऑफ द डायरेक्ट एंड वायलेंट मेथड्स। अडॉप्शन ऑफ डायरेक्ट एंड वायलेंट मेथड्स टू अचीव द इंडियन इंडिपेंडेंस, कि इंडियन इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए रेवोल्यूशनरीज के द्वारा क्या अडॉप्ट किया गया, डायरेक्ट एंड वायलेंट मेथड्स। क्लियर। अब बात करें इसमें मेथड ऑफ वर्किंग की। मेथड ऑफ वर्किंग, तो यहां पे जो हमें मेथड ऑफ वर्किंग देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन। अब इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से हम क्या समझते हैं? इसका मतलब है इंडिविजुअल्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा डेयरिंग एंड वायलेंट मेथड्स को, डेयरिंग एंड वायलेंट मेथड्स को टू ओवरथ्रो ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया एंड अचीव इंडिपेंडेंस। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन का मतलब यही है कि जो आपके पास रेवोल्यूशनरीज होंगे, ठीक है, वो डेयरिंग और वायलेंट मेथड्स का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव द इंडियन इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा टारगेटेड असैसिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी, टारगेटेड बॉम्बिंग्स देखने को मिलेंगी, टारगेटेड रेड्स या रॉबरीज देखने को मिलेगी। तो यहां पे जो फोकस रहेगा या मेथड ऑफ वर्किंग क्या देखने को मिलता है हमें, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस। तो ये हमने रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि जो वेरियस रीजन थे जिसकी वजह से हमें राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म देखने को मिलेगा इंडिया में, वो क्या क्या वेरियस रीजन या कॉजेज थे। तो बात कर लेते हैं रीजंस की। रीजंस फॉर द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन इंडिया। बात कर लेते हैं फर्स्ट रीजन की। तो फर्स्ट रीजन हमें जो देखने को मिलता है, इट वाज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स विद द पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। मॉडरेट्स की और जो एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिटिक्स होती है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की जो पॉलिटिक्स होती है, उससे जो यंग नेशनलिस्ट होते हैं वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। बात कर लें मॉडरेट्स की, तो मॉडरेट्स की फिलॉसफी के बारे में हम जानते हैं, प्रे, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, ये इनकी स्ट्रेटजी देखने को मिलती है। इस स्ट्रेटजी के बावजूद जो आपके पास मॉडरेट लीडर्स होते हैं कुछ भी सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स अचीव करने में हासिल नहीं होते हैं। बात कर लेते हैं आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की, जिनका मेथड ऑफ वर्किंग अलग था मॉडरेट से। और ये जो आपके पास एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स होते हैं, ऑल्दो दे सपोर्ट द मिलिटेंट अप्रोच, फॉर एग्जांपल बॉयकॉट मूवमेंट्स, ठीक है, एंड पैसिव रेजिस्टेंस, ये कुछ एक मिलिटेंट अप्रोचेस होती हैं जिनको आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स सपोर्ट करते हैं। बट फिर भी ये जो आपका एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन होता है लीडर्स का, दे ऑल्सो फेल टू हैव सम सब्सटेंशियल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया, और ऑल्सो दे फेल्ड टू हैव अ सस्टेन्ड मास सपोर्ट। वो एक सस्टेन्ड मास सपोर्ट अचीव करने में भी सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। और एक और इवेंट है जो हम इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हमें देखने को मिलेगा फॉर द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, वो आपको देखने को मिलेगा रिकॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट।
हम जानते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रिकॉल कर दिया गया। अब जो वेरियस यंग नेशनलिस्ट थे वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अगर पूरी कंट्री में आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली हुई है और कंट्री के किसी एक कोने में अगर कोई एक वायलेंट अटैक हो रहा है या कोई आपको वायलेंट इंसिडेंट देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से जो आपकी फुल कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उसको सस्पेंड करना उनके अकॉर्डिंग सही डिसीजन बिल्कुल नहीं था और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराज होते हैं। तो ये कुछ एक रीजन देखने को मिलते हैं हमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर, जिसकी वजह से हमें राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म देखने को मिलेगा इंडिया में। आते हैं सेकंड रीजन की तरफ। जो सेकंड रीजन आपको देखने को मिलेगा, इट वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर्स एंड repression of the Indian leaders and repression of Indian leaders by Britishers। तो हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसकी वजह से इंडियंस को वेरियस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फॉर एग्जांपल, दे हैव टू फेस द फेमाइंस, दे हैव टू फेस द पॉवर्टी, और इवन जो आपके पास ये ब्रिटिशर्स की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उसकी वजह से जो हमारा इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी हमारी, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ने को देखने को मिलती है हमें। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया इसके अंदर। और सेकेंड पॉइंट क्या था इसी के अंदर? रिप्रेशन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर। जैसा कि हम जानते हैं आफ्टर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जो आपके पास ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा बहुत ही हार्श एंड हार्ड मेजर्स अडॉप्ट किए गए टू सप्रेस दिस मूवमेंट। मेनली जो उनका टारगेट था वो आपको कौन देखने को मिलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तो उनके खिलाफ बहुत ही हार्ड मेजर्स लिए गए। अब इन मेजर से जो आपके पास यंग नेशनलिस्ट लीडर्स थे या यंग नेशनलिस्ट थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नाराज थे ब्रिटिशर्स से। तो ये हमारे पास था सेकंड कॉज। बात करते हैं थर्ड कॉज की। जो थर्ड कॉज आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा डिफीट ऑफ यूरोपियन पावर्स। डिफीट ऑफ यूरोपियन पावर्स। तो 1896 में हमें इटली की डिफीट देखने को मिलती है बाय इथोपिया। तो जब इथोपिया के द्वारा इटली को हरा दिया जाता है तो जो एक मिथ होता है कि जो आपके यूरोपियंस हैं वो इनविंसिबल हैं, उनको हराया ही नहीं जा सकता जो यूरोपियन पावर्स हैं, तो ये जो मिथ है ये पूरी तरह से टूट जाता है। और ये फर्दर आपका एनकरेज करेगा रेवोल्यूशनरीज को कि अगर इथोपिया डिफीट कर सकता है यूरोपियन पावर्स को तो हम क्यों नहीं डिफीट कर सकते। तो इट एनकरेजेस द रेवोल्यूशनरी लीडर्स टू वेज देयर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा इसी पॉइंट के अंदर पैरेलली हमें बहुत सी दूसरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी अक्रॉस द वर्ल्ड जो इंस्पायर करेंगी रेवोल्यूशनरीज को इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। इसकी सक्सेस से जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स होते हैं इंडिया में वो काफी इंस्पायर हो जाते हैं। फर्स्ट वन ये, और सेकंड वन आपको देखने को मिलेगा आयरिश इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। आयरिश इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो ये कुछ एक ग्लोबल इवेंट्स देखने को मिलते हैं जो इंस्पायर करते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को इंडिया में। बात कर लेते हैं फोर्थ रीजन की। फोर्थ हमें देखने को मिलता है इंपैक्ट ऑफ नेशनलिस्ट लिटरेचर। इंपैक्ट ऑफ नेशनलिस्ट लिटरेचर। नाउ हमें वेरियस नेशनलिस्ट लिटरेचर देखने को मिलेंगे जो प्रमोट करेंगे आइडियाज लाइक सेल्फ सैक्रिफाइस एंड पैट्रियोटिज्म इन इंडिया। तो ये फर्दर प्रमोट करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल नेशनलिस्ट लिटरेचर की बात करें तो आपको देखने को मिलता है आनंद मठ आपको देखने को मिलेगी, युगांतर आपको देखने को मिलती है, संध्या देखने को मिलती है, युगांतर,
संध्या, आनंद मठ, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये कुछ एक पब्लिकेशंस होती हैं जो फर्दर प्रमोट करेंगी रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स को इंडिया में। देन जो नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है फिफ्थ कॉज, वो आपको देखने को मिलता है कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड रिवॉल्वर। बॉम्ब एंड रिवॉल्वर, कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड रिवॉल्वर। अब इस फिलॉसफी के अंदर, ठीक है, ये जो आपकी फिलॉसफी है कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड रिवॉल्वर, इट प्रोवाइडेड अ सेंस ऑफ लेजिटिमेसी टू यूज ऑफ वायलेंस, to make use of violence as a method to instill fear among the Britishers। मतलब अगर हमें ब्रिटिशर्स के अंदर डर को पैदा करना है तो इसके लिए किस मेथड को अडॉप्ट किया जाएगा? वायलेंस को, और वायलेंस के अंदर बॉम्ब एंड रिवॉल्वर्स को, ठीक है। तो इन मेथड्स का यूज किया जाएगा ब्रिटिशर्स के अंदर डर पैदा करने के लिए। देन नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सीक्रेट सोसाइटीज और एसोसिएशंस इन इंडिया। वेरियस सीक्रेट सोसाइटीज लाइक अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है। देन आपके पास अनुशीलन समिति आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ एक सीक्रेट सोसाइटीज या एसोसिएशन होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगी रेवोल्यूशनरीज को, एंड दे विल प्रमोट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। क्लियर? तो ये हमारे पास वेरियस रीजंस थे जिसकी वजह से हमें राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म देखने को मिलेगा इंडिया में। अब डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे ये तो हमने डिस्कस कर लिया, इसका बैकग्राउंड हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, इट वाज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। और बात करें तो ये हमें दो फेजेस में देखने को मिलेगा। फर्स्ट फेजेस में इसके रीजन क्या देखने को मिलते हैं हमें? डिसअपॉइंटमेंट अमंग द यूथ्स विद मॉडरेट्स अप्रोच, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। देन रिप्रेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। देन सप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज, इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी एक्ट्स। तो ये फर्स्ट फेज देखने को मिलता है बिफोर द वर्ल्ड वॉर वन ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। बात करते हैं सेकंड फेज की, जो आपको आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन देखने को मिलेगा। उसमें जो सबसे मेजर रीजन होता है वो आपको देखने को मिलेगा विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी 1922 में। देन यूथ वर ड्रॉन टू द आइडिया दैट वायलेंट मेथड्स, ठीक है, यूथ को लगा कि सिर्फ वायलेंट मेथड्स के द्वारा ही हम इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। ड्यू टू द वेरियस रीजन, जो हमने वेरियस रीजन डिस्कस करे हैं, उससे यूथ को लगता है कि अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो उसके लिए जो इकलौता हमारे पास हथियार है या मेथड है वो क्या है? वायलेंस। देन रशियन रेवोल्यूशन से वो इंस्पायर्ड होते हैं। देन इन्फ्लुएंशियल लिटरेचर की हमने बात की, नेशनलिस्ट लिटरेचर की बात की। फॉर एग्जांपल बंदी जीवन, इसके ऑथर का आपको नाम ध्यान में रखना है। जो बंदी जीवन है इसके ऑथर का नाम ध्यान में रखना है, यहां से आपके पास एचएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सचिन सन्याल। देन पाथे डाबी देखने को मिलता है, इसके जो आपके पास ऑथर हैं देखने को मिलेंगे शरद चंद्रा। तो ये यहां से आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे हम मल्टीपल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को, इवेंट्स को या सोसाइटीज को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है 1879 में रामोसी पीजेंट फोर्स। रामोसी पीजेंट फोर्स कौन से एरिया में? महाराष्ट्र वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी। यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद में रखना है, ठीक है, इट वाज लेड बाय वासुदेव बलवंत फड़के, और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिवेलियन। तो ये जो रामोसी पीजेंट फोर्स थी एक आर्म्ड रिवेलियन था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देन सेकंड 1897 का, जितने भी अब यहाँ पे इवेंट हैं सभी आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो हर एक जो आपके पास, हाँ, हर एक जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है या इवेंट है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं।
बात कर लेते हैं 1897 में आपको देखने को मिलेगा असैसिनेशन ऑफ रैंड एंड एहर्स्ट बाय चेपकर ब्रदर्स। कहां पे? पुणे महाराष्ट्र में। आपके पास जो ये रैंड होते हैं एक प्लेग कमिश्नर होते हैं, एक प्लेग कमिश्नर होते हैं रैंड, और ड्यू टू हिज suppressive and hard measures adopted by him during the plague in Pune, he was assassinated by the Chepkar brothers, जिनके नाम हैं दामोदर, बालकृष्णा एंड वासुदेव हरि। दे assassinated WC रैंड, प्लेग कमिश्नर होते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि इस टाइम पीरियड पे हमें पूना में एक प्लेग देखने को मिलता है, और उसको टैकल करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो प्लेग कमिश्नर होते हैं वो कौन देखने को मिलेंगे? रैंड। बिकॉज ऑफ हिज हार्ड मेजर्स, ठीक है, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है बाई चेपकर ब्रदर्स। देन नेक्स्ट आपके पास है 1899 में मित्रा मेला करके एक सीक्रेट सोसाइटी देखने को मिलती है, जिसको 1904 में मर्ज कर दिया जाता है अभिनव भारत सोसाइटी में, और उसके जो आपको फाउंडर हैं कौन देखने को मिलेंगे? दामोदर ब्रदर्स, विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश दामोदर सावरकर। कहां पे? नासिक महाराष्ट्र में। देन नेक्स्ट है आपके पास 1902 में अनुशीलन समिति कैलकाटा की, कैलकाटा बंगाल में आपको देखने को मिलेगी। इसके हमें मल्टीपल ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच के हेड आपको कौन देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं अगर कैलकाटा की ब्रांच की, तो यहां जो आपको मेन लीडर देखने को मिलेंगे पी मित्तर, जितेंद्र नाथ बनर्जी। इसके अलावा जो ढाका वाली है, ढाका वाली जो ब्रांच है वहां किसके अंडर होती है? वो पुलिन बिहारी दास के अंडर। देन थर्ड वन मिदनापुर, यहां इसके लीडर देखने को मिलते हैं ज्ञानेंद्र नाथ बसु। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, एक है आपके पास युगांतर और दूसरी संध्या पत्रिका। तो इन दोनों का आपको नाम पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इवेंट या एक्टिविटी की तरफ, जो आपको 1908 में देखने को मिलेगी, जिसको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है या मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस कहा जाता है। मुजफ्फरपुर बंगाल कैलकाटा में आपको ये देखने को मिलेगा इवेंट। और यहां पे खुदीराम बोस और जो आपके पास प्रफुल्ल चक्की होते हैं, ठीक है, दे ट्राई टू असैसिनेट डिस्ट्रिक्ट जज डगलस किंगफोर्ड, ठीक है, बट ये अटेम्प्ट इनका फेल रहता है। और इस कॉन्स्पिरेसी में और भी बहुत सारे रिवोल्यूशनरी लीडर्स शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पास अरविंदो घोष देखने को मिलते हैं, बरिंद्र कुमार घोष देखने को मिलते हैं। अब इनके ऊपर भी ट्रायल चलाया जाता है इस अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में। और यहां से जो फैक्ट हमें ध्यान में रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अरविंदो घोष को किस पर्सनैलिटी के द्वारा डिफेंड किया जाता है कोर्ट में, तो आपको ध्यान रखना है ही वॉज डिफेंडेड बाय चित्तरंजन दास। क्लियर? और बाद में इनको एक्विट कर दिया जाता है ड्यू टू द लैग ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट अरविंदो घोष। देन नेक्स्ट इवेंट हमारा 1909 में असैसिनेशन ऑफ कर्जन विली बाय मदन लाल ढींगरा। कहां पे? लंदन यूके में ये इवेंट आपको देखने को मिलेगा। आपके पास मदन लाल ढींगरा, ठीक है, मेंबर होते हैं इंडियन हाउस के। तो यहां से ध्यान रखना है, इंडियन हाउस वाज फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्णा वर्मा इन लंदन इन 1905, ठीक है। ही असैसिनेटेड कर्जन विली। देन नेक्स्ट है 1909 में असैसिनेशन ऑफ एएमटी जैक्सन बाय अनंत लक्ष्मण, ठीक है। इसको नासिक कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है, नासिक महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, ठीक है। जो आपके पास अनंत लक्ष्मण होते हैं वो किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं? ही वॉज द मेंबर ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी। तो इसी केस में फर्दर सावरकर के ऊपर भी ट्रायल चलता है और फाइनली उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाती है एट सेलुलर जेल ऑफ अंडमान इन 1910। तो ये पॉइंट आपको यहां से ध्यान में रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ, जो 1912 का आपको दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस देखने को मिलता है। इसको दिल्ली बॉम्ब केस भी कहा जाता है, दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे अटेम्प्ट किया जाता है बाई रास बिहारी बोस एंड वसंत कुमार विश्वास, ठीक है, टू असैसिनेट हुम? वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग। बट ये अटेम्प्ट भी सक्सेसफुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन 1913 में एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है हमें सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। किसकी? गदर पार्टी की, 1913 में।
इसको फाउंड किसने किया था, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडर्स के नाम हमें ध्यान में रखने हैं, लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना, तो ये हमें यहां पे ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में, टू फंड द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये रॉबरी की जाती है। काकोरी कहां पे, यूपी में आपको देखने को मिलेगा, और यहां इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के वेरियस जो को लीडर्स हैं उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। फॉर एग्जाम्पल राम प्रसाद बिस्मिल देखने को मिलते हैं, अशफाक उल्ला खान देखने को मिलते हैं, राजेंद्र लाहेरी एंड रोशन सिंह आपको देखने को मिलते हैं। यहां से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपके पास ट्रेन थी इसका नाम पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ट्रेन का नाम था नंबर 8 डाउन, नंबर 8 डाउन। चलिए नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। 1928 में हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, कहां पे, दिल्ली फिरोजशाह कोटला में, जहां पे हमें एक फेमस क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिलता है। किसके द्वारा, फाउंडेशन बाय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव एंड अदर लीडर्स, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर ए सोशलिस्ट रिपब्लिक थ्रू आर्म्ड रिवॉल्यूशन। ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्या एम था, सोशलिस्ट रिपब्लिक थ्रू आर्म्ड रिबेलियन। देन नेक्स्ट 1928 में हमें असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स, इसको क्या कहा जाता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर में आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे, ठीक है, किसका असैसिनेशन देखने को मिलता है, पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स का, किसके द्वारा, भगत सिंह एंड सुखदेव एंड राजगुरु। किस पर्पज से, टू अवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। एक्चुअल में जिस पर्सन को ये असैसिनेट करना चाहते थे उनका नाम था जेम्स स्कॉट, ठीक है, बट ठीक है वो पहचान नहीं पाते हैं जेम्स स्कॉट को और पी सॉन्डर्स को, तो फाइनली इनकी जगह पे इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा 1929 में सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग, ये आपको 8 अप्रैल 1929 को देखने को मिलेगा, कहां पे, दिल्ली की असेंबली में। किसके द्वारा बॉम्ब थ्रो किए जाते हैं यहां पे असेंबली में, बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, क्लियर। और यहां पे मेनली 2 बिल्स हैं जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहां से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो अपने दोनों बिल्स के नाम ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट वन था आपके पास पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, एंड देन सेकंड वन आपको देखने को मिलेगा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। तो इन 2 बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था बाय द नेशनलिस्ट लीडर्स। देन नेक्स्ट इवेंट 1940 में हमें देखने को मिलता है असैसिनेशन ऑफ माइकल ओ डायर बाय उधम सिंह, कहां पे, लंदन में। किस पर्पज से, टू अवेंज द जलियांवाला बाग मैसेकर, किसके द्वारा किया जाता है, बाय उधम सिंह, क्लियर। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलती हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, जैसे 1924 में आपको देखने को मिलती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, कहां पे इसकी फाउंडेशन देखने को मिलती है, कानपुर यूपी में, किसके द्वारा, बाई सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड अदर लीडर्स। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एस्टेब्लिश ए फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रिवोल्यूशन या रिबेलियन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है हमारे पास 1926 की नौजवान भारत सभा, कहां पे फाउंडेशन देखने को मिलती है, लाहौर में, किसके द्वारा, बाई भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा एंड अदर्स। तो ये हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस और रिवोल्यूशनरी इवेंट्स या एक्टिविटीज थे जिसके बारे में हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए। देन एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये हमारा आज का लास्ट इवेंट रहेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है आपके पास कोमागट्टा मारू इंसिडेंट 1914 में आपको इंसिडेंट देखने को मिलता है, ठीक है। 1914 का ये इवेंट है, यहां से आपके पास एचएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो सबसे पहले तो आपको ईयर ध्यान रखना है, 1914 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस या नाम है, सबसे पहले कोमागट्टा मारू जो एक जापानीज शिप का नाम होता है। देन
वैंकूवर और कैलकाटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो इस इवेंट को डिस्कस करने से पहले हम इसकी एक बैकग्राउंड के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो 1908 में, ठीक है, जो कनाडा होता है या कैनेडियन गवर्नमेंट होती है, उनके द्वारा एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम होता है कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन ऑफ 1908। कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन ऑफ 1908। अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू चेक द इलीगल इमिग्रेंट्स इन कनाडा। अब इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा कि ओनली दोज इमिग्रेंट्स विल बी अलाउड एंट्री इनटू द कनाडा, ठीक है, who were travel directly from their country of origin to Canada, country of their origin to Canada। मतलब उन्हीं इमिग्रेंट्स को एंट्री दी जाएगी कनाडा में जो अपनी कंट्री से डायरेक्टली जर्नी करते हुए कनाडा में पहुंचेंगे। अब बात कर लेते हैं इंडिया की इन दिस सिनारियो। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि इस टाइम पे इंडिया से कनाडा को कोई भी डायरेक्ट शिप आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इनडायरेक्टली इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियंस को एंट्री अलाउ नहीं की जाए, कहां पे? कनाडा में। अब इसी एक्ट को चैलेंज करने के लिए हम एक पर्सनैलिटी देखने को मिलते हैं जो एक शिप लेके जाते हैं जिसमें आपको 376 पैसेंजर्स देखने को मिलेंगे। उन पर्सनैलिटीज का नाम क्या होता है? गुरदीप सिंह। क्लियर? बात कर लेते हैं गुरदीप सिंह की। तो ही वॉज ए सिंगापुर बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन, और जैसे मैंने बात की ये 1908 की रेगुलेशन को, ठीक है, चैलेंज करने के लिए वो एक शिप हायर करते हैं, जापानीज शिप, जिसका नाम होता है कोमागाटा मारू। ठीक है, कहां पे होता है ये? हांगकांग। और यहां से 1914 में ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं कनाडा के लिए विद 376 पैसेंजर्स। अब जब ये कनाडा में पहुंचते हैं तो वहां की जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा शिप को, ठीक है, उसे 2 मंथ के लिए शिप को सिर्फ डॉकयार्ड पे ही रखा जाता है। और कुछ एक पर्सन्स को बाद में एंट्री अलाउ कर दी जाती है कनाडा में। अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास ऐसे पैसेंजर्स देखने को मिलेंगे जिनको कनाडा में एंट्री अलाउ कर दी जाती है। लेकिन 2 मंथ डॉकयार्ड पे रखने के बावजूद, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाता है कि इस शिप को वापस कहां जाना पड़ेगा? वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो यहां से 2 महीने बाद, ठीक है, ये शिप वापस कहां आ जाएगा? कनाडा से कैलकाटा। और इसी टाइम पे आपको 1914 के टाइम पे जब ये वापस कैलकाटा आ जाता है तो आपको वर्ल्ड वॉर 1 भी देखने को मिलती है। तो जो यहाँ पे कैलकाटा में ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, इनके द्वारा कहा जाता है, ये जो पैसेंजर्स होते हैं जो मोस्टली सिख होते हैं पंजाब से। कौन होते हैं? सिख, मोस्टली फ्रॉम पंजाब। तो उनको कहा जाता है कि वो कैलकाटा से ट्रेन लेके सीधा वापस कहां चले जाएं? पंजाब चले जाएं। बट ये जो पैसेंजर होते हैं ये पंजाब जाने से मना कर देते हैं और बाद में हमें दोनों ग्रुप्स के बीच में एक झड़प देखने को मिलती है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 लोगों की जान चली जाती है। तो ये हमें एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का इंसिडेंट देखने को मिलता है जिसका नाम है कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914। सो दिस इंसिडेंट हाईलाइटेड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडियंस एंड फ्यूल्ड द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो हमें एक्ट देखने को मिलता है, इट फर्दर फ्यूल्ड द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग द रेवोल्यूशनरीज। तो ये हमारे पास कोमागाटा मारू का इंसिडेंट था। यहां से मेन पॉइंट आपने एक तो इनका नाम ध्यान में रखना है और कहां से थे ये? सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन थे। और जो कोमागाटा मारू है वो जापानीज शिप का नाम था। क्लियर? तो हमारे पास ये था कोमागाटा मारू का इंसिडेंट। तो जो हमारी आज की क्लास थी रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की, वो हमारा डिस्कशन आज का यहीं तक का था। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड योर गोल्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।